नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी बराबर कर रहे होंगे, ये उम्मीद आपसे की जाती है। और अच्छे से अपना टॉपिक संविधान का जो चल रहा है इसे आप अच्छे से क्लियर करते, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जा रहे होंगे। अभी हम जो टॉपिक जो बात कर रहे हैं, देखिए वो हमारी बात चल रही है भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। संविधान का भाग 2 जो है उसमें इसका वर्णन किया गया है नागरिकता का, जो हमने आपको बताया। और अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद आप देखते हैं 5 से 11 तक इसमें वर्णन किया गया है और ये एक एक अनुच्छेद आपको क्लियर करके बताया गया है कि किस अनुच्छेद में अप्रवासी जो होते हैं, यानी वहाँ से प्रव्रजन करके पाकिस्तान से भारत आए या भारत से पाकिस्तान गए, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में इसका वर्णन है। और आपने देखा अनुच्छेद 5 में किस प्रकार से भारतीय नागरिकता जन्म के आधार पर या स्वतंत्र हुआ हमारा देश, वो संविधान लागू हुआ उसके बाद किस प्रकार से नागरिकता दी गई। और अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्ति की बात करता है। आपने देखा स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अपनी त्याग देता है, किसी दूसरे की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। और 11 में आपने देखा कि अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि भारतीय संसद नागरिकता के विषय में कोई कानून बना सकती है। और इसीलिए 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया और उसका समय समय पर संशोधन भी किया गया है, जिसकी व्यवस्था हमने देखी 1992 तक। पहले 1 जुलाई 1987 तक था, फिर 92 तक कर दिया, फिर आपने देखा 2004 तक कर दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं थीं। और अगला जो अब पार्ट है हमारा, और हमने कल देखा, कल 5 हमने पॉइंट किए थे जिसके आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, जन्म के आधार पर, अर्जन के द्वारा, इस प्रकार से हमने देखा नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, देखिए मेन पॉइंट है हमारा, इसमें लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि काफ़ी अच्छे लोग विद्वान होते हैं, लेकिन एनआरआई क्या होता है या ये पॉइंट जो ऊपर लिखे हुए हैं इनमें कभी कभी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, वो बता नहीं पाते। वो हर व्यक्ति हो विदेशी और मतलब भारतीय हो, विदेश में रह रहा हो किसी भी तरीके से, तो उसे एनआरआई का बताइए तो बोला ये एनआरआई है। लेकिन आज हम बात करेंगे, आज पॉइंट हम आपका एकदम डाउट क्लियर कर देंगे कि एनआरआई क्या होता है, पीआईओ क्या होता है और ओसीआई क्या होता है। ये 3 होते हैं, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। तो तीनों के बारे में हम बात करेंगे नंबर से। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआरआई की, जिसका मैंने कल हल्का सा वर्णन किया था, डिस्कशन किया था। नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी ऐसा एक व्यक्ति जो भारत में नहीं रहता है, जो भारत में नहीं रहता है, किसी भी कारण से, व्यवसाय के पर्पज़ से या नौकरी के पर्पज़ से विदेश में रहता है। विदेश का मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनकी बात नहीं हो रही है, विदेश में रहता है और वो नौकरी करता है, तो उसे आप वैसे तो ये है कि मैं आगे चल के इसका वर्णन करूँगा कहाँ कहाँ पर ये व्यक्ति एनआरआई जो होते हैं। अब जैसे एनआरआई है और उसे लगभग 182 दिन से अधिक का समय यदि किसी देश में हो जाता है नौकरी के बेस पर, और वो भारत का, उसके पास पासपोर्ट भी होता है, पासपोर्ट धारक होता है, और वो नौकरी के बेस पर या बिजनेस के बेस पर वहाँ गया हुआ है, 182 दिन से अधिक का यदि उसे समय वहाँ पर हो जाता है रहते हुए, और आगे भी फिर वो रहता है इस माध्यम से, तो उसे आप एनआरआई का दर्जा देते हैं, जिसे नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति आपके आसपास पड़ोसी जो देश हैं उनमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका भी वर्णन हम अभी करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा है एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन जिसे बोलते हैं, भारतीय अनिवासी। मीन्स होता है नहीं, और निवासी मीन्स निवास करने वाला, यानी भारत में निवास न करने वाला व्यक्ति। देखिए अनिवासी का मतलब क्या है, मीन्स होता है नहीं, मीन्स क्या होता है नहीं, और निवासी मतलब निवास करने वाला, यानी जो निवास करने वाला नहीं है कहाँ, भारत में, उसी को भारतीय अनिवासी या नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई कहते हैं। उसके पास क्या अधिकार होते हैं देखेंगे। ये भारतीय नागरिक है, ये भारतीय नागरिक है, लेकिन ये विदेश में रह रहा है नौकरी या बिजनेस के पर्पज़ से। और मैंने समय बता दिया, 182 दिन से ऊपर का समय, 180-82 दिन से ऊपर का समय यदि हो जाता है तो इसे एनआरआई का दर्जा दे दिया जाता है। और
इसे वोट डालने का अधिकार नहीं था एनआरआई को, यदि वो इतने लंबे समय तक वहाँ रहता है विदेश में, किसी भी देश में जाके नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसे वोट डालने का अधिकार ख़त्म किया गया था, मतलब नहीं था। लेकिन इनकी काफ़ी जो एनआरआई थे, इन्होंने काफ़ी भारत सरकार से मांग की कि हमें भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए, हम भारत के नागरिक हैं। तो सन 2011 में संशोधन के माध्यम से इन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया, यानी एनआरआई अब वो भारत में आकर जब कोई इलेक्शन हो रहा है तो वो वोट डाल सकते हैं। ये इन्हें एनआरआई को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अगला है विदेश में नौकरी करने वाले नागरिक हों या बिजनेस करने वाले नागरिक हों, तो इन्हें एनआरआई, आप समय मैंने आपको बताया, उन्हें आप एनआरआई कह सकते हैं। वो भारत में आते हैं, उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, तो ये एनआरआई होता है। अगला है हमारा, आप देखेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति, मैंने कल भी भारतीय मूल का मैंने वैसे आपको समझा दिया, जिसे पीआईओ कहते हैं। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये मैंने आपको बताया था, पीआईओ होता है। और ये व्यक्ति जो होता है ये भारत का नागरिक नहीं होता। पीआईओ जो होता है वो भारत का नागरिक नहीं होता, जिसे आप भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं। भारतीय मूल मैंने आपको बताया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा कभी भारत के नागरिक थे, भारत में रहते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है, वो किसी दूसरे देश की नागरिकता उन्होंने ले ली, या उनके बच्चे बाहर रहते हैं और उन्होंने वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, या वो बच्चे वहाँ पैदा हुए, वहाँ पर जो जैसे अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप जानते हैं अभी अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की हैं। वो उन्हें आप क्या कह देंगे? पीआईओ कह देंगे। कैसे? उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ, उनका जन्म अमेरिका में ही हुआ है, वहाँ की नागरिकता है उनके पास, तो वो पीआईओ हैं, यानी भारतीय मूल की हैं वो। तो इस प्रकार से हम पीआईओ की बात करते हैं। इन्हें क्या क्या अधिकार हैं? इनके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता कभी भारतीय थे, मैंने आपको बताया था, इनमें से कभी ये भारतीय थे, लेकिन अब ये भारतीय नहीं है, इनके बच्चों का जन्म वहीं हुआ, अब वो क्या बन गए? वो पीआईओ बन गए। फिर ये लोग भारतीय थे, लेकिन इनकी संतान जो पैदा हुई वो विदेशों में हुई, किसी भी देश में रहे तो वो वहाँ की नागरिकता उन्हें मिली, और जब उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल गई तो उन्हें भी पीआईओ कहा जाएगा। भारत में नौकरी कर सकते हैं ये, इन्हें नौकरी करने का अधिकार है जिन पर ये पीआईओ कार्ड होता है। पीआईओ कार्ड भी दिया जाने लगा भारत सरकार के द्वारा, तो ये पीआईओ कार्ड इनके पास होता है, तो ये भारत में नौकरी कर सकते हैं। आगे देखें, इन्हें क्या क्या अधिकार नहीं है भारत में। ये भूमि में, कृषि भूमि में या किसी पर्पज से भूमि में नहीं खरीद सकते इन्हें भारत में। किसको? पीआईओ को। इन्हें भारत में भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है। ये भारत के नागरिक नहीं है, मैंने आपको बताया था, ये भारत के नागरिक नहीं है। कमला हैरिस भारत की नागरिक कहाँ हैं? वो पीआईओ हैं। 2002 में इन्हें पीआईओ कार्ड दिया गया, जिसके द्वारा 15 साल इनके लिए वीज़ा फ्री है, यानी 2002 से इन्हें पीआईओ कार्ड दिया जाने लगा भारत सरकार के द्वारा, और फिर ये 15 साल तक ये वीज़ा फ्री है भारत में। ये बगैर वीज़ा के 15 साल तक आ जा सकते हैं। आगे देखेंगे इन्हें और क्या अधिकार हैं। संवैधानिक पद का अधिकार इन्हें नहीं है, यानी किसी भी संवैधानिक पद पर, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, ये आपके संवैधानिक पद होते हैं। कैग या आपके सुप्रीम कोर्ट का ये चीफ जज जो होते हैं, या हाई कोर्ट के जज, तो ये संवैधानिक पद हैं, इनका अधिकार इन्हें नहीं है। आगे बात करेंगे, ये होता है हमारा क्या? पीआईओ। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात यह है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के नागरिकों को पीआईओ का दर्जा नहीं दिया जाता। ये भारत के पड़ोसी जो देश हैं, इनके नागरिकों को पीआईओ का दर्जा नहीं दिया जाता। आगे देखेंगे, तीसरा है, आप कहते हैं ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के सीमा पारीय नागरिक। सीमा पार, यहाँ सीमा से पार, यानी सीमा से बाहर रहते हैं, कैसे भी करो इन्हें नाम दिया गया है। तो ये इन्हें क्या है? इन्हें आप देखेंगे, पहला ये है, ये भारत के नागरिक नहीं होते। कौन? ये ओसीआई, ये भारत के नागरिक नहीं होते। इनके माता पिता कभी भारत के नागरिक थे, लेकिन संतान वहाँ पैदा हुई तो वो पीआईओ बन गई। ये भारत के नागरिक नहीं होते, पर संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता रखते हों, योग्यता रखते हों। यानी संविधान जब लागू हुआ
उस समय इनके पास ये वो सारी योग्यताएं थीं जिनके माध्यम से भारत की नागरिकता एक व्यक्ति को दी जाती है। एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? 26 जनवरी 1950 के समय जब संविधान लागू हुआ, वो सारे अधिकार इनके पास हैं, अर्हताएँ हैं, योग्यताएँ हैं। तो ये क्या इन्हें ओसीआई का दर्जा दिया जाएगा। यदि उस समय जो संविधान लागू हुआ उस समय यदि भारत के नागरिक रखने की अर्हता रखते हो तो इन्हें ओसीआई का दर्जा दिया जाएगा, ये इनमें कहा गया है। आगे 26 जनवरी 1950 के बाद कभी भारत का नागरिक रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो 26 जनवरी 1950 का भारत का नागरिक रहा हो, उसे ओसीआई का दर्जा दिया जाएगा। इनकी संतान को भी ओसीआई माना जाएगा, इनकी संतान को भी ओसीआई माना जाएगा। आप देखेंगे 2005 में सरकार ने ओसीआई कार्ड देना प्रारंभ कर दिया, यानी इन्हें भी जैसे पीआईओ कार्ड दिया गया कब? सन 2002 में, और 2005 में ओसीआई कार्ड प्रारंभ किया गया। कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता इन्हें, ओसीआई को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता। और आप देखेंगे ये भारत में भूमि भी नहीं खरीद सकते, ये कहीं भी जैसे पीआईओ होता है इन्हें भारत में भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है, ऐसे ही इसे भी भारत में भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है। किसी भी संवैधानिक पद का अधिकार नहीं है, जैसे पीआईओ को कोई अधिकार नहीं होता। तो आज ये 3 हैं पॉइंट हमारे, और इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि एनआरआई कौन होता है, पीआईओ कौन होता है, ओसीआई कौन होता है। तो आप इसे बड़े अच्छे से समझें, मैंने आपको समझाया। एनआरआई जिसे बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी भारतीय अनिवासी यानी अमीस नहीं, निवास मीन्स निवास करने वाला, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो भारत में निवास नहीं करता उसे आप एनआरआई कहते हैं। लेकिन वो भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक है, उसके पास भारत का पासपोर्ट है, तो उसे आप एनआरआई कहेंगे। किसी भी पर्पज़ से वो बाहर गया हुआ है और 180 दिन से अधिक का समय उसे वहाँ लगता है तो उसे एनआरआई का दर्जा दिया जाएगा। वोट डालने का अधिकार इन्हें कब दिया गया? एनआरआई को 2011 में। लेकिन आप देखेंगे इन लोगों को, पीआईओ और ओसीआई को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब आप देखिए कमला हैरिस जो हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल की हैं, जन्म उनका वहीं हुआ, उनके माता पिता नाना नानी दादा दादी जो कभी थे वो भारत के नागरिक हुआ करते थे, लेकिन वो नहीं है। तो क्या उन्हें यहाँ पर वोट डालने का अधिकार है? नहीं है, ये अधिकार उन्हें यहाँ पर नहीं है। तो वोट डालने का अधिकार इसको भी नहीं होता, इसको भी नहीं होता। केवल आप देखेंगे एनआरआई को वोट डालने का अधिकार 2011 से दिया गया है। तो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, इसमें आप बड़े अच्छे से अंतर समझें और इसे आप नोट करें, और नोट करने के साथ साथ इसे समझें। इसमें लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि एनआरआई कैसे कहेंगे। कोई भी आ जाए विदेशी व्यक्ति, हम उसे एनआरआई कहते हैं। कैसे? अब जैसे व्यक्ति को जानकारी नहीं है तो कमला हैरिस आ गई तो उन्हें भी एनआरआई बोल दिया, उन्हें एनआरआई कैसे कह सकते हैं आप? वो तो पीआईओ हैं, भारतीय मूल की हैं, वो एनआरआई नहीं है। एनआरआई कौन है? आपके अंकल थे, आपके अंकल, और वो नौकरी करने के लिए अमेरिका गए, उन्हें 180 दिन से ज़्यादा का समय अमेरिका में हो गया, पासपोर्ट और वीज़ा से यहाँ से गए थे, नौकरी करने लगे, और वहाँ वो नौकरी करते करते इतना समय उन्हें हो गया और आए कुछ दिन के लिए फिर चले गए। मतलब वो वहाँ नौकरी के पर्पज़ से अब शिफ्ट हो गए, तो वो भारत के नागरिक हैं और उन्हें एनआरआई कहेंगे। जब वो यहाँ की नागरिकता त्याग देंगे तो फिर वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, फिर तो वो वहीं के व्यक्ति। तो ये होता है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। तो आज हमने इसका संविधान का जो पार्ट 2 का जो टॉपिक था, भारत की नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन था, इसका वर्णन हमने किया। और ये आज टॉपिक नागरिकता का यहाँ पर ख़त्म होता है। और मैं अब सोचता हूँ कि नागरिकता से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आपके लिए आता है तो आपसे छूटेगा नहीं, बशर्ते आप ये तीनों वीडियो मेरी देखेंगे ध्यान से। तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको इसमें समझा दिया है। नागरिकता से संबंधित या कोई क्वेश्चन आता है, भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में इस नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो आप अगला टॉपिक हमारा अब जो होगा वो होगा हमारा भाग 3, संविधान का भाग 3, और उसमें हम बात करेंगे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसकी विषय में हम चर्चा करेंगे। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, आज हमारी जो अब क्लास चला करेगी वो सोमवार से सैटरडे तक 6 दिन चलेगी सप्ताह में।
संडे के दिन जितना आपको 6 दिन में कराया जाएगा, उसका संडे के दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसी से क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। यानी सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, ये आपके 6 दिन में जितना कुछ भी आपको मैं पढ़ाऊँगा संविधान में से, उसका संडे के दिन एक टेस्ट होगा। उसमें कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, हमने कितना पढ़ाया उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको संडे वाले दिन कराए जाया करेंगे। लेकिन कल जो संडे है इससे नहीं, कल संडे एक और 2 दिन की छुट्टी, कहीं बाहर हूँ मैं, तो कहीं मुझे काम से जाना है, तो वीडियो 1 और 2 दिन नहीं आएगी। लेकिन मंगलवार से या सोमवार को शाम से आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। कल वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी संविधान की। अगला टॉपिक जो हम बात करेंगे उसकी, वो अगले टॉपिक की बात हम मंडे या ट्यूसडे से करेंगे। 1-2 दिन के लिए कहीं काम से बाहर जाना है। लेकिन अगले संडे से हम बात करेंगे, हर संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, जितना कुछ मैंने कराया है उसमें से। इसलिए आपसे कहूँगा रेगुलर आप पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस अपने उसके लिए टेस्ट के लिए तैयार रहें। अगले संडे से, कल वाला संडे जो है, कल 24 तारीख है, अगले जो संडे हमारा आएगा उससे हम टेस्ट चालू कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है और अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।